सज़ा से ज़्यादा सज़ा का जो डर है ना, वो परेशानी देता है। वो आपको आपके अंदर डर पैदा करता है। जो पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति है, उसे ये तो पता है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है, उसकी तैयारियां इस बात की तस्दीक करती हैं। लेकिन उससे पहले की जो उसकी तकलीफ़ है, जो घबराहट है, वो बहुत स्पष्ट हो रही है, कई जगहों पर स्पष्ट हो रही है। अब मरता क्या ना करता, कुछ तो करना है, लिहाजा पाकिस्तान की तरफ से बयानबाजियां हो रही हैं। इस सब के बीच में भारत सधे हुए अंदाज में अपने हर कदम को आगे बढ़ा रहा है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद का सर्वनाश हो चुका है। आतंकियों के घरों को बारी बारी से जमींदोज किया जा रहा है। आज शोपिया, कुलगाम और पुलवामा में जिहादियों पर सुपर स्ट्राइक हुई है। सबके घरों को ध्वस्त किया गया है। यानी टेरर के खिलाफ कश्मीर में ये सिर्फ ट्रेलर है, क्योंकि पाकिस्तान में अभी पूरी पिक्चर बाकी है। में मिलाने का समय आ गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकवाद के खिलाफ जो महाप्रण लिया, उसका शंखनाद हो चुका है। आतंकियों के घरों और ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। जिहादियों के नापाक इरादों पर बुलडोजर से सुपर स्ट्राइक की जा रही है। शोपिया, कुलगाम, पुलवामा, त्राल, अनंतनाग में आतंकियों की कब्र खोदी जा रही है। सभ्य समाज में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती, अराजकता के लिए कोई जगह नहीं हो सकती। लेकिन अगर कोई सुरक्षा में सेंध लगाने का दुस्साहस करेगा तो उसके लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत उसको जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में उसका जवाब देने के लिए आज ये नया भारत तैयार है। ये नया भारत किसी को छेड़ता नहीं, लेकिन अगर किसी ने छेड़ा है तब उसको छोड़ेगा भी नहीं। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के शोपिया की है। यहाँ सुरक्षा बलों ने आतंकी शाहिद के घर को ध्वस्त कर दिया। शाहिद की पाकिस्तान परस्त सोच को कुचल दिया। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के कुलगाम की है। ये देखिए कैसे आतंकी जाकिर अहमद के घर को विस्फोट से उड़ा दिया गया। 2023 से पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले जाकिर का घर तहस नहस हो गया। ये तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुलवामा की है। यहाँ आतंकी एहसान उल हक शेख के घर पर जबरदस्त कार्रवाई हुई। मासूमों और बेगुनाहों को मौत के घाट उतारने वाले आतंकी पर जोरदार चोट हुई। एक देश अपने यहाँ से आतंकवादियों को, गोलियों को, बम को, ड्रग को भेजेगा और दूसरा देश हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहेगा, ये नहीं हो सकता। आतंक और आतंक के आकाओं को सबक सिखाना जरूरी है। अब मैसेज एकदम क्लियर है। जो भारत के खिलाफ होगा उसकी धज्जियां उड़ाई जाएंगी। जो देश विरोधी होगा उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। तो भारत में आप जहां भी जाएंगे, आपको सुबह से शाम तक लोग इसी विषय पर चर्चा करते दिखाई देंगे। क्या युद्ध होने वाला है? क्या युद्ध होगा तो कैसा होगा? बड़ा युद्ध होगा, छोटा युद्ध होगा, कोई उरी जैसा कोई एक्शन लिया जाएगा? जैसे बहुत से सवाल आपके मन में आते हैं। हालांकि इस सब के बीच में ये स्पष्ट कर दें आपको कि रक्षा से जुड़ा हुआ या युद्ध संबंधी या ऐसी किसी भी कार्रवाई संबंधी जो भी मामला होता है, वो सेना का विषय होता है, सरकार का विषय होता है। फिर सरकार द्वारा जो कुछ सेना को कहा जाता है, सेना उसके हिसाब से प्लान बनाती है। तो इस पर बहुत कयास की ज़रूरत नहीं है। एक बात प्रधानमंत्री मोदी पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं, कल्पना से परे सज़ा दी जाएगी उन लोगों को जिन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया है, या जहां पर आतंकी फैक्ट्रियां चलती है वहां आतंकी बची खुची ज़मीन को भी ख़त्म कर देंगे। इस पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं विशेषज्ञों के साथ। ब्रिगेडियर विनोद दत्ता मेरे साथ एक बार फिर जुड़ रहे हैं। उन्होंने कई जानकारियां इस विषय पर दी है। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका स्वागत है। एक करके क्योंकि कई सवाल हैं मेरे मन में और आप स्ट्रैटेजिकली बड़ी चीज़ें समझाते हैं, आप उसको जानते भी हैं, आप हिस्सा भी रहे हैं ऐसी कार्यवाहियों का। पहले तो कुछ लोगों का ये सवाल आता है, और मैं ज़्यादातर दर्शकों के सवाल या आम तौर पर बातचीत के दौरान जो सवाल आते हैं, मुझे लगता है कि वो मैं एक्सपर्ट से ज़रूर जानूँ।
जैसे कि अगर ऐसे हालात बनेंगे तो किसका नुकसान ज़्यादा होगा, पाकिस्तान के पास खोने को है ही क्या, हम लोग एंगेज हो जा रहे हैं, इसको लेकर आप कैसे सोचते हैं? हालांकि आप जब आर्मी में होते हैं, जब किसी प्लान में होते हैं, तब तो जो निर्देश मिलता है वो करना है, वो आपकी प्राथमिकता है, बट ओवरऑल अब आप एक विश्लेषक के तौर पर एक नागरिक भी हैं और आपका अनुभव भी रहा है सेना का, तो आप इस पर कैसे विचार करते हैं कि युद्ध नीति में हमारा नुकसान कम से कम हो और हम जो चाहते हैं, हम क्या चाहते हैं वो हासिल भी कर पाए? देखिए, आज जिस तरह का रोष है पूरे भारत में, वो जायज है, क्योंकि इस तरह की वारदातें पाकिस्तान ने एक नहीं कईयों को अंजाम दिया है। लेकिन भारत की ये सोच कि अब हम इसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, ये भी वाजिब है। रही बात युद्ध की, भारत एक रीजनल पावर है और विश्व पावर बनने की आगे अग्रसर है। तो युद्ध कोई फैसला नहीं है, और जैसा आपने खुद कहा कि भाई पाकिस्तान में तो कुछ है नहीं खोने के लिए, वो करेंगे नहीं करेंगे, वो क्या रहनुमाई जो खुद कारवां लुटा के आ रहे हैं, क्योंकि उनके यहाँ तो कुछ है नहीं लेने देने को। लेकिन हाँ, भारत ये चाहेगा कि भाई कोई फुल स्केल वॉर में एंगेज ना हो, कोई लिमिटेड ऑफेंसिव किया जाए। तो जहां इस तरह के जो कैंप्स हैं या इस तरह के जो ट्रेनिंग सेंटर्स हैं या जो लॉन्च पैड्स हैं या उनके जो हाइड आउट्स हैं, उनको बिल्कुल सैनिटाइज किया जाए और सर्जिकली उनको कट ऑफ किया जाए। एक ऑप्शन ये है। दूसरा ऑप्शन है रेगुलर फायर असॉल्ट्स किए जाएं, जिसमें जैसे ही कोई सूचना मिलती है वहां उनको अटैक किया जाए, जिससे उनके जो जहां जिनका बिल्डअप होता है या ट्रेनिंग होती है या लॉन्च पैड्स हैं, उनको बर्बाद किया जाए, जिससे कि इनकी जो ताकत है उसको बदस्तूर कम किया जाए। तीसरी चीज, उनके जो लीडरशिप है, जो उनके तंजीम के जो मतलब जो आपके आतंकवादी हैं, उनकी तंजीमों के जो लीडरशिप है उसको तोड़ा जाए। आपने देखा होगा इजराइल मॉड्यूल में भी इजराइल ने यही किया। पहले उसने ग्राउंड पे नॉर्थ गाजा को बिल्कुल मिट्टी में मिलाया, उसके बाद उसकी लीडरशिप को टारगेट किया और उसकी जो जड़ें थी, जितने भी उसके जो लॉजिस्टिक्स बेसिस थे या कम्युनिकेशन सेंटर्स थे या एमिनेशन डंप्स थे, उनको बर्बाद किया गया। तो यही सब ध्यान में रखते हुए भारत ये करेगा। लेकिन हाँ, जिस तरह की सुगबुगाहट पाकिस्तान में है, तो भारतीय सेना भी बिल्कुल ऑपरेशनल अलर्ट पे है, क्योंकि जैसे इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द किया, मतलब सस्पेंड किया गया है, तो वो भी ये चाहेगा, क्योंकि हमारे काफी बांध हैं उस तरफ, तो वो सारे जो बांध हैं वो भी हमारे बिल्कुल मतलब एयर डिफेंस वगैरह उन पे लगा दी गई होगी, उनकी सुरक्षा भी बढ़ा दी गई होगी। तो ये मेरा अपना अनुमान है। लेकिन हाँ, आजकल पिन पॉइंट टारगेट्स, सर्जिकल स्ट्राइक्स और इवन ड्रोन्स की भी मदद ली जा सकती है, जिससे उनकी जो आतंकवादियों की जो लीडरशिप है या जो उनके और मतलब ऑर्गेनिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उन सब पे गौर किया जा सकता है, उनको खत्म किया जा सकता है। जी, एक और कॉमन सवाल जो अभी बहुत हवा में तैर रहा है गुस्से के साथ साथ में, कि गुस्सा आता है तो लगता है कि आप युद्ध कर दो, अब चढ़ जाओ, अब घुस जाओ, लेकिन साथ साथ में फिर चिंता भी होती है कि भाई हथियार वहाँ भी हैं, उनके पास भी मिसाइल्स हैं, उन्होंने भी अपग्रेड किया होगा, उन्होंने भी सीमाओं पर कुछ मिसाइल्स लगाई होंगी। तो मैं देखता हूँ, मैं आपके सामने वो सवाल रख रहा हूँ जो बिल्कुल बगीचे में बातचीत हो रही है लोगों के बीच में या कहीं पर भी सामान, मुझसे ही लोग सोचते हैं कि मैं बताऊं उनको, जहां बैठते हैं वहां पर इसकी चर्चा शुरू हो जाती है। और उसमें फिर एक ये सवाल आता है, थोड़ा सा डर भी, न्यूक्लियर पावर की बात अभी आप देख ही रहे हैं, पाकिस्तानी प्रधानमंत्री धमकी दे रहे हैं या और अन्य लोग धमकी देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि हम एटॉमिक पावर हैं, हम एटॉमिक पावर हैं। ये जो एक भय बताते हैं देश, और भारत की जो ताकत है, भारत बोल कम रहा है, कर ज्यादा रहा है, और भारत की ताकत ज्यादा है, पूरी दुनिया जानती है, पाकिस्तान भी जानता है। तो इस लिहाज से भी कि अगर कोई बिल्कुल आत्मघाती हो जाए और हमारा नुकसान करने पर तुला हो, तो पाकिस्तान की हैसियत क्या है अभी? देखिए, पाकिस्तान यकीनन एक न्यूक्लियर पावर है, और भारत की जो पॉलिसी है वो है क्रेडिबल डेटरेंस की, नो फर्स्ट यूज। भारत कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स का इस्तेमाल पहले नहीं करेगा, लेकिन हमारे पास एक क्रेडिबल डेटरेंस है। हमारे पास जो न्यूक्लियर इन्वेंट्री है वो काफी पोटेंट इन्वेंट्री है। खाली हमने पाकिस्तान की इन्वेंट्री की तरह नंबर नहीं बढ़ाए हैं कि साहब हमारे पास 160 हैं, 62 हैं, 65 है। हमारे यहाँ वो इफेक्टिव हैं और बदस्तूर उनको मतलब टेस्ट मतलब रेडीनेस स्टेट में रखा जाता है। हालांकि
मतलब ट्रायड है जो इस पर डिसीजन लेगा, और सीसीएस की मीटिंग के बाद ही इनका मतलब इस्तेमाल किया जाता है अगर पाकिस्तान इस तरह का मिस एडवेंचर करता है तो। लेकिन यकीनन देखिए, जब पाकिस्तान में देखिए स्ट्रेटेजिक डेप्थ तो है नहीं, इसीलिए उसने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है या जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं इसीलिए बनाए हैं, क्योंकि अगर भारत चाहे तो करीब 8 से 10 दिन में या करीब 2 हफ्ते के वॉर में पाकिस्तान के घुटने टिका सकता है। लेकिन यस, जब लोगों के सिर फिर जाएं तो वो इस तरह की न्यूक्लियर स्ट्राइक भी कर सकते हैं, और हमारे जो मेजर सिटीज हैं स्पेशली नॉर्थ के और मतलब साउथ के कुछ सिटीज हैं वो उसकी जद में आते हैं। तो भारत को भी थोड़ा सा इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा, और पाकिस्तान को भी थोड़ा सा विवेकपूर्ण रवैया इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान की बर्बादी ज्यादा होने वाली है अगर एक फुल स्केल वॉर शुरू होता है। क्योंकि देखिए कोई भी युद्ध हो वो आपको करीब 10 से 15 साल पीछे ले जाता है, और आजकल के जो युद्ध हैं वो इतनी जल्दी वाइंड अप नहीं होते हैं। आपने रशिया यूक्रेन वॉर देखा, क्योंकि रशिया ने भी तवक्को की थी कि साहब वो 8-10 दिन में इसको वाइंड अप कर देगा, और इजराइल अभी जिस तरह से इन्वॉल्व है तो साल 1.5 साल से ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी वहाँ जो वायलेंस है या जो ऑपरेशंस हैं वो जारी है। ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट उठाया। इनफैक्ट मैं इस पर बात करना चाह रहा था और मैं पहले इसी को लेकर आता हूँ। हालांकि ये मेरी जो सवालों की सीरीज थी उसमें आगे होता, लेकिन आपने जैसे कहा कि युद्ध जब भी होता है तो लंबा खींचता है, पर उसमें हम ये भी देखते हैं, ये बात सही है कि रशिया का एस्टिमेट कोई गलत नहीं था अनटिल एंड अनलेस यूरोपीय संघ और तमाम दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें पीछे आकर खड़ी ना हो जाती यूक्रेन के, अमेरिका जैसी ताकत भी। अब बेशक आप देखते हैं कि अब वो नाटक है नहीं है, कितना है क्या नहीं है, वर्तमान हालात पे नहीं कह सकते, लेकिन ये बात साफ है कि यूक्रेन अकेला नहीं लड़ रहा था। यूक्रेन तो चेहरा था, यूक्रेन की ज़मीन थी, लेकिन रशिया से लड़ाई जो है बड़ी ताकतों की चल रही थी। हमास हम सब जानते हैं कि हमास है ही क्या, हमास को तो कभी का निपटा दिया होता अगर ईरान का और अन्य उसको समर्थन नहीं होता तो। हिजबुल्ला पूरी की पूरी आर्मी जो है ईरान की उनके लिए लगी रही। लेकिन पाकिस्तान की ये स्थिति आज है क्या, अलग थलग पड़ा पाकिस्तान, जिससे चाइना जो जिसके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उतना भर उसका मतलब रहता है, और चाइना बहुत इसमें उलझेगा नहीं। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये जो युद्ध नीति में नुकसान की बात होती है इसको चीन से बेहतर कोई नहीं जानता, इसलिए मैंने देखा वो बड़ा स्मार्ट प्ले करता है। जहाँ भी युद्ध की स्थिति होती है वो थोड़ी बातें करता है और फिर एकदम पीछे कदम खींचता है, क्योंकि उसे पता है ये मुझे और 10 साल पीछे ले जाएगा, उसकी महत्वाकांक्षाएं अलग हैं। लेकिन पाकिस्तान की वर्तमान स्थिति ऐसी नहीं है कि अगर वो युद्ध में आता है तो बहुत लंबा चले। ये मेरी एक समझ जो अभी आपने पिछली बात कही उस पर। बिल्कुल मनोज जी, आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि देखिए चीन, आपने बिल्कुल सही कहा कि 2050 तक एक सुपर पावर बनने का उसने लक्ष्य रखा है और वो उसको अचीव करेगा। आपने देखा होगा अफगानिस्तान में भी अगर कोई सुपर पावर वहां जा सकती थी तो वो चीन थी, लेकिन चीन ने वहां जाने से गुरेज किया। वो पाकिस्तान के साथ एकदम काइनेटिक ऑपरेशंस पे इन्वॉल्व नहीं होगा। रही बात जो नए समीकरण है, अगर आप जो ध्रुवीकरण हो रहा है जो पावर्स का, वो आप देखिए उसमें पाकिस्तान, चाइना, रशिया कुछ एक्सटेंट तक, और आप ये ईरान, ये कुछ ऐसे देश हैं जो एक साथ, हालांकि ईरान के खुद मतभेद हैं पाकिस्तान से तो वो भी शायद उसकी मदद को नहीं आएगा, लेकिन इन सब चीजों को देखते हुए पाकिस्तान को मालूम है कि अब बहुत ज्यादा देश उसके साथ नहीं है। जिस तरह से कल उनके एक बड़े सियासतदान ने ये स्टेटमेंट दिया था कि साहब हम तो पिछले 30-35 साल से ये अमेरिका और ऐसी कंट्रीज के लिए ये डर्टी काम कर रहे हैं, तो वो ये बताता है कि किस तरह की झुंझलाहट है वहां पे। तो इन सब चीजों को देखते हुए, और विश्व, देखिए भारत ने ये जो मुहिम छेड़ी है इसको 3 लेवल्स पे ले गए हैं। पहली बात, इंटरनेशनल जो बैनुल अक़वामी सतह पे भारत ने जो सपोर्ट है उसको गार्नर किया है, उसने इकोनॉमिक सैंक्शंस पाकिस्तान के ऊपर लगा दिए हैं। और तीसरी चीज जो बचती है वो है मिलिट्री एक्शन, जिसकी भी मतलब प्लानिंग जारी है, और इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, बिकॉज भारत की जो सेना है वो अपना टारगेट, अपना जो टाइमिंग है और अपने जो ट्रेडिशनल मेथड्स हैं उनको इस्तेमाल करेगा। और बिकॉज सरप्राइज एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है इसमें, क्योंकि अभी तो आप देखिए उन्होंने सारे जितने भी मरकज थे वो सब खाली करा लिए, क्योंकि उन्हें मालूम है कि अगर भारत रिटेलिएट करता है तो वहां ये लोग मारे जाएंगे।
लेकिन बहुत भाई बच के जाएंगे कहाँ आजकल। मतलब ट्रैकिंग सिस्टम, सर्वेलेंस सिस्टम इतना एडवांस है कि अगर एक गोल्फ की बॉल भी अगर कहीं पड़ी हुई है ग्राउंड पे तो उसको भी आप लोकेट कर सकते हैं। आप मानते हैं छद्म रूप से ही सही कोई बैक कर रहा होगा पाकिस्तान को? हाँ, क्यों नहीं, यकीनन, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से देखिए जहां पाकिस्तान में बुनियादी चीजें मुहैया नहीं हो पा रही हैं, वहां के लोग मतलब सरकार को चलाने में असमर्थ हैं, तो इसमें कहीं ना कहीं देखिए जो डीप स्टेट वाला जो कॉन्सेप्ट है उसमें कई देश ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि भारत एक रीजनल पावर के रूप में उठे। क्योंकि देखिए अगली सदी जो है वो एशिया की सदी है, और एशिया में दो ही मतलब सुपर पावर्स हैं, मतलब जो अच्छी पावर्स हैं, जापान भी है उसमें, लेकिन चीन और भारत। और चीन भारत को एक राइवल के रूप में देखता है, लेकिन जब से ये टैरिफ वॉरफेयर शुरू हुआ है उसके बाद मतलब चीन ने भी भारत की तरफ देखना शुरू कर दिया है। क्योंकि देखिए एक जो मार्केट है वो भारत में है। अगर अमेरिका का यही रवैया रहा तो उसको अपने जो इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस है उसके लिए एक मार्केट देखना पड़ेगा, और भारत एक अच्छा विकल्प उसमें साबित हो सकता है। जी, एक दूसरी बात हम ये भी देखते हैं कि चीन ने सामरिक दृष्टिकोण से कई जगहों पर अपने युद्धपोतों को, अपने हथियारों को कई जगह पर लामबंद किया। ऐसी खबरें हम काफ़ी चलाते रहे कि आज यहाँ परीक्षण कर रहे हैं, आज इनका जहाज़ यहाँ आ गया, आज इनकी पनडुब्बी यहाँ आ गई है। क्या इसको लेकर हमें विचार करना चाहिए, या रशिया और चीन के जो मजबूत संबंध हाल के दिनों में बने हैं और रशिया जिस तरह भारत के साथ खड़ा हुआ है या पुतिन जिस तरह से खड़े हुए हैं, तो उसका एक एज मिलेगा या वो कहीं ना कहीं उनको थामे रखेंगे? देखिए अगर युद्ध होता है और चीन पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, चाहे सामरिक तौर पे या वैसे, तो रशिया, क्योंकि अब वो पहले वाले संबंध भारत से नहीं है, तो रशिया या तो न्यूट्रल रहेगा या रशिया चीन के साथ जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आप ये देखिए कि पाकिस्तान की आर्मी की जो रिसोर्सेज हैं वो भी सारी भारत के खिलाफ पर डिप्लॉय नहीं हो सकती, क्योंकि आप ये देखिए करीब 40% उसकी जो ट्रुप्स हैं वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा जहां डिस्टर्बेंस है वहां लगी हुई है, तो वो वहां से भी उन फोर्सेस को अप्रूव नहीं कर सकता और भारत के खिलाफ अप्लाई नहीं कर सकता। तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, और उसकी न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ भी, और उसका जो इक्विपमेंट प्रोफाइल है, क्योंकि आप ये देखिए बहुत ज्यादा इक्विपमेंट उसके पास मतलब नई जनरेशन का नहीं है, और क्योंकि उसकी जो माली हालत है वो भी काफी खस्ता है। तो पहली बात फ्रेगमेंटेड एप्लीकेशन है उसकी फोर्सेस का। दूसरी बात, उसके यहाँ खुद इंटरनल खाना जंगी है, बलूचिस्तान को वो खाली नहीं छोड़ सकता, खैबर पख्तूनवा को नहीं छोड़ सकता, सिंध में इस तरह के आवाजें उठ रही हैं, तो उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि इंटरनल सिचुएशन को भी कंट्रोल करना और अपना जो डूरन लाइन है उस पर भी कंट्रोल रखना, और तीसरा जो फ्रंट है वो है भारत। तो मुझे नहीं लगता कि वो इस चीज को सस्टेन कर पाएगा। अमेरिका किसी के कंधे पर हाथ भी रख दे तो वो कितना छोटा देश हो, कुछ भी हो, उस पर बड़ी से बड़ी ताकत जो है वो कोई दांव नहीं चलती है या उसको आंखें नहीं दिखा सकती है। हमने ऐसे कई केसेस देखे, हमने ताइवान देखा, हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर अमेरिका, या हमने इजराइल को देखा कि इजराइल घिरा हुआ है चारों तरफ से और लड़ता रहा और पहले भी जीता है, और इस बार भी हमने देखा है कि एक एक करके उसने सबको थाम दिया एक जगह पर। उसकी वजह है कि अमेरिका का सपोर्ट वैसा है जैसा वो कहते हैं। अमेरिका जैसा हमारे बारे में कहता है, क्या वैसा सपोर्ट उसका है हमारे साथ? देखिए अमेरिका जब से ट्विन टावर पे अटैक हुआ है, और पहले हम एस्ट्रेंज्ड डेमोक्रेसीज थे, लेकिन अब दोनों देशों की जो नजदीकियां हैं वो काफी अच्छी हैं, और मुझे लगता है कि भारत को वो सपोर्ट करेगा। और क्योंकि पाकिस्तान को जिस तरह की इमदाद उसने पहले दी है, अगर आप पिछले 3 सालों के आंकड़े देखें तो आप ये देखिए 2022 में $110 मिलियन की इमदाद उसने दी थी, 2023 में उसको $80 मिलियन की कम कर दिया गया, और 2024 में केवल $16 मिलियन की इमदाद उसको आई है। क्योंकि अमेरिका ने एक तो हाथ अपना खींचा है, दूसरा ये जो भी फंड्स आते थे टू फाइट टेररिज्म,
हालांकि ये इसने इमदाद देनी जब शुरू की थी जब वो खुद तालिबान को सपोर्ट कर रहा था रशिया के खिलाफ, लेकिन फिर भी ये पैसा काफी कम है और मुझे नहीं लगता कि वो भारत के खिलाफ खड़ा होगा। बहुत ज्यादा होगा तो वो न्यूट्रल रहेगा, लेकिन भारत के खिलाफ नहीं होगा। जैसे सन 71 की लड़ाई में देखा था कि उसने अपना 7th फ्लीट भेजा था, तो अब भारत को वो सपोर्ट करेगा लेकिन भारत के मुखालफत नहीं करेगा। ये जहाँ खुद खाने के लाले पड़े हों, जहाँ की पॉलिटिक्स का अता पता ना हो, हालांकि वहाँ पाकिस्तानी कई पत्रकार बैठते हैं, वो तो कहते हैं कि आप लोग कहते हैं हमारे यहाँ कोई खाने के लाले नहीं पड़े। हालांकि मैं उनको उनकी रिपोर्ट्स कोट करके दिखाता हूँ कि अपना चैनल जो है वो हम तो आपसे ही जानते हैं, हम जब देखते हैं तो कुछ दिन पहले तो आप पाकिस्तान की बदहाली पर बात कर रहे थे, अचानक आप कहने लगे हमारे यहाँ कोई लाले नहीं पड़े। ये बात भी होती, खैर वो उनका मसला है। फिर भी जहाँ पर ऐसी परिस्थितियाँ हों कि अस्थिरता की इंतहा देखने को मिलती हो, वहाँ ये आतंकियों को आज कहाँ से पालने के लिए पैसा लेकर आ रहे हैं या किस तरह से ये रिसोर्सेज जुटा रहे हैं अपने लिए? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि जितने आतंकी जितनी तंजीमें वहां पल रही थी, वो जो पैसा बाहर से आता था या जो ड्रग्स का पैसा था या स्मगलिंग, आर्म स्मगलिंग का पैसा था, उससे उनको फंड किया जाता था। आईएसआई एक ऐसी संस्था है, एक विंग है आर्मी का, जो मियां जुल्फिकार अली भुट्टो के टाइम से उसको एक पॉलिटिकल विंग ऐड किया गया था उसमें, तो वो लोगों पे स्पाई वगैरह स्पाइंग करता था या इस तरह की इंटेलिजेंस इकट्ठी करता था। इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने क्या किया है कि अब जो पैसा है वो बहुत कम कर दिया है, लेकिन पाकिस्तानी आर्मी का वहाँ की 80% जो तिजारत है उसमें उसका मतलब हस्तक्षेप रहता है। तो पैसों की काफी कमी देखने को आ रही है, लेकिन फिर भी क्योंकि किसी भी स्टेट में अगर आपको इसको एज ए मतलब जिहादी मूवमेंट भी चलाना है या अपनी फोर्सेस को सस्टेन करना है, तो थोड़ा बहुत फंड इसमें अपोर्शन किया जाता है, लेकिन यकीनन फंड्स की पॉसिटी है। और आप देखिए वादी कश्मीर में भी जब से एनआईए ने अपना शिकंजा कसा है, तब से न तो कोई स्टोन पेल्टिंग हो रही है, न कोई पैसा ट्रांसफर हो रहा है। तो ये काफी इससे आतंकवाद की जो कमर है वो टूटी है। लेकिन इस तरह की जो वारदातें वो इसलिए कर रहे हैं, असीम मुनीर भी देखिए आप, क्योंकि उनका जो होल्ड है वो बलूचिस्तान में कम होता जा रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में कम होता जा रहा है। तो आप ये देखिए कि वो इस तरह का जो रिटोरिक है या जो जिंगोइज्म है, उससे अपनी कुर्सी बचा रहे हैं, जिससे लोगों का ध्यान वहां से हटे और कश्मीर कार्ड प्ले किया जाए। ये आपने वही जो मेरे मन में आ रहा था वहां पर बात लाए। बलूचिस्तान इस मौके पर क्या रोल प्ले कर सकता है? मतलब ये वाला, क्योंकि हमारा ध्यान पीओके आतंक को खत्म करने पर है और बलूचिस्तान एकदम एक अलग मसला है जो पाकिस्तान का टेंशन है। इस समय पर उस इशू का क्या स्टेटस रहेगा? देखिए, ये वही सिचुएशन है जो 1971 में थी। अगर आप देखिए हमारी जो ट्रुप्स थे वो 2 फ्रंट पे लड़ रहे थे, ईस्ट पाकिस्तान और इधर पाकिस्तान ने वेस्ट पाकिस्तान में भी फ्रंट खोल दिया था, लेकिन भारत ने बखूबी उस जंग को लड़ा। तो वही चीज इतिहास अपने आप दोहराता है, क्योंकि आप देखिए बलूचिस्तान सबसे बड़ा लैंड ब्लॉब है, करीब 44% एरिया है पाकिस्तान का, मौजूदा पाकिस्तान का। तो वहां उसकी जो ट्रुप्स है वो ये कर सकते हैं कि वो इनके ट्रुप्स को एंगेज करके रखें, क्योंकि वहां वो थिनिंग आउट नहीं कर सकते, मतलब वहां से वो ट्रुप्स को नहीं निकाल सकते। तो ये एक वो अहम रोल अदा कर सकते हैं, और यही समय है जब पाकिस्तान सबसे वीक है और वो अपनी जो आज़ादी की लड़ाई है, जो लिबरेशन की लड़ाई है, उसको और मुहिम को तेज कर सकते हैं और अपने जो एम है उसको अचीव कर सकते हैं। जी, आपसे बात करते करते कई इंपॉर्टेंट इश्यूज आ गए। एक सवाल मेरे जहन में बहुत शुरुआती दौर में आया था, वो फिर से मैं उसको रखता हूं आपके सामने। जब हम अपने डिफेंस सिस्टम की बात करते हैं तो हाल के दिनों में जो सबसे अच्छा डिफेंस सिस्टम हमने सुना वो था आयरन डोम, जिसका इजराइल इस्तेमाल करता है, क्योंकि मिसाइल्स को रोकने के लिए इससे इफेक्टिव कुछ नहीं हो सकता। इजराइल और हमारे सामरिक रिश्ते बहुत अच्छे हैं, प्रधानमंत्री मोदी से नेतन्याहू ने बात की है। आपको लगता है आयरन डोम जैसी कोई चीज़ हमारे पास हो सकती है या हो भी? देखिए, इजराइल एक ज्योग्राफिकली छोटा देश है। अगर आप देखें उसकी जो एरिया है वो करीब हरियाणा के बराबर है, तो वहां, और वो चारों तरफ से घिरा हुआ है दुश्मनों से। और भारत का अगर आप ज्योग्राफिकल एक्सपेंस देखें तो वो काफी बड़ा है। आयरन डोम तो नहीं, लेकिन हाँ और भी इस तरह के कुछ सिस्टम्स हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो ऑलरेडी डिप्लॉयड है
और जो हमारे स्ट्रेटेजिक मतलब वल्नरेबल एरियाज हैं या वल्नरेबल पॉइंट्स हैं, वहां पे उनको मतलब डिप्लॉय किया गया है। तो इनके लिए भी बहुत आसान नहीं होगा, जिस तरह की ये बातें कर रहे हैं कि साहब हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो भारत ने ऑलरेडी उसके खिलाफ अपने एक्शंस ले लिए हैं। लेकिन हाँ, आयरन डोम एक लिमिटेड एरिया में कारगर होता है। हालांकि उसमें भी आपने देखा होगा 7 अक्टूबर का जो अटैक हुआ था, तो उसमें भी उसको कॉम्प्रोमाइज कर दिया था लोगों ने, क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि किसी भी सिस्टम को भेदा जा सकता है या उसको मतलब करप्ट किया जा सकता है। तो आयरन डोम भारत के लिए एक बहुत ज्यादा कारगर सिस्टम नहीं होगा, बिकॉज हमारे यहाँ जो टेरेन है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। आप देखिए, ऊपर से ग्लेशियर्स हैं, माउंटेन्स हैं, वैलीज हैं, डेजर्ट है, रिवरीन है, जंगल्स हैं। तो वहाँ इसकी जो कारगर का जो दायरा है थोड़ा सा लिमिटेड हो जाता है। लेकिन हाँ, भारत ने अपना जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको काफी मजबूत किया है, और इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज जो CNR सिस्टम वगैरह भी हैं वो काफी एडवांस हो गए हैं। आजकल तो आप देखिए, अगर हवाई जहाज कोई सरगोधा या मियांवाली या मिठी से उड़ान भरता है और भारत की तरफ अगर वो बढ़ता है, तो सेकंड्स में पता लग जाता है कि साहब हवाई जहाज वहां से हमारी तरफ उड़ना शुरू हो गया। जी। ये अभी मेरे मन में और सवाल आने लगे, लेकिन समय खत्म हो गया, अभी साथियों ने बताया। तो ब्रिगेडियर दत्ता, बात करते रहेंगे इस पर, बहुत सारी बातें छूट गई लेकिन काफ़ी सारी जानकारियां आपसे मिली। और देखिए, मैं शुरुआत में भी कह रहा था, कार्यक्रम के शुरुआत में भी दर्शकों से मैंने कहा, ये सेना का कार्य है। यहाँ पर आप अपनी जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं, आपस में बातचीत करके भी शांत कर सकते हैं, लेकिन सैन्य रणनीति, हमारी रक्षा, या हमारे पास कौन से हथियार हैं, किन हथियारों का इस्तेमाल होगा, युद्ध होगा नहीं होगा, जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको हमें सरकार और सेना पर छोड़ना चाहिए। हाँ, आप सुरक्षित हाथों में हैं, आपकी सेना बहुत शक्तिशाली है, और दुश्मन देश की तरफ से या किसी भी तरह का जख्म अगर देश को दिया जाता है तो उसका करारा जवाब दिया जाएगा। इसमें निश्चिंतता रखनी चाहिए, अश्योरेंस रखना चाहिए। ब्रिगेडियर दत्ता, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी बात करते रहेंगे, बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।